हेलो JEE एस्पायरेंट्स एंड IIT ड्रीमर्स। मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेई मेन PYQ सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो क्लास 12 के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस थे। हम हर सवाल को आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से टोटल 11 क्वेश्चन आए थे जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में, एंड उन 11 के 11 क्वेश्चंस को आज मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हर पेपर में एक सवाल इस चैप्टर से आया था, और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के दौरान जो भी थ्योरी या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। और इसलिए मैं आपको एश्योर करता हूं कि किसी भी सवाल को समझने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे और बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ। और बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। इसी कोशिश के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था, एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व इज मोस्ट सुइटेबल टू बी यूज्ड इन वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। और लेट मैं आपको सवाल समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वायर बाउंड रजिस्टर्स के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ मोस्ट सुइटेबल होगा अगर हम रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के लिए अगर हम प्लॉट करते हैं तो, है ना। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो रजिस्टर्स हैं उनकी दो कैटेगरी होती है। रजिस्टर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी के रजिस्टर को हम कहते हैं कार्बन रजिस्टर, एंड सेकंड कैटेगरी के रजिस्टर को हम कहते हैं वायर बाउंड रजिस्टर, है ना। दो कैटेगरी हैं, जिसमें पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है कार्बन रजिस्टर की, एंड सेकंड कैटेगरी होती है हमारी वायर बाउंड रजिस्टर की। और मैं आपको दोनों ही कैटेगरी को काफ़ी डिटेल में समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो कार्बन रजिस्टर है उसको फॉर्म करने के लिए, उसको बनाने के लिए कार्बन को सुइटेबल बाइंडिंग एजेंट के साथ मिला करके फॉर्म किया जाता है ना। मतलब कार्बन रजिस्टर्स के केस में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कार्बन है, एंड कार्बन रजिस्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर की तरफ सेंसिटिव होती है। मतलब ये है कि अगर आप कार्बन रजिस्टर्स के टेम्परेचर की वैल्यू में चेंज लाते हैं, अगर वेरी करते हैं, तब रेजिस्टिविटी इनकी बदल जाती, चेंज हो जाती है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कार्बन रजिस्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है। अगर आप कार्बन रजिस्टर्स के टेम्परेचर की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इन दैट केस रेजिस्टिविटी ऑफ दीज रजिस्टर्स डिक्रीजेस। आपको इतनी बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि इन चारों में से वो कौन सा ग्राफ है जो कार्बन रजिस्टर के लिए वैलिड है, देन द आंसर विल बी दिस पर्टिकुलर ऑप्शन फोर्थ। अगर मैं बात करूं ऑप्शन फोर्थ की, दिस इज मोस्ट सुइटेबल फॉर कार्बन रजिस्टर। हालांकि सवाल का पार्ट नहीं है, बट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको हर वो बात समझाऊं जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो अगर सवाल कार्बन रजिस्टर के रिगार्डिंग होता तो मैं ऑप्शन फोर्थ के साथ जाता। यहाँ पर आप देखिए, टेम्परेचर को अगर हम वेरी कर रहे हैं, अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तब रेजिस्टिविटी की वैल्यू में डिक्रीमेंट आ रहा है। हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग रेजिस्टिविटी को शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम टेम्परेचर को शो कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है कार्बन रजिस्टर्स के लिए, और इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कम होती है। परफेक्ट। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड कैटेगरी की। हमारी सेकेंड कैटेगरी है वायर बाउंड रजिस्टर्स की, और इनको फॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं एलॉय को। इनका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो एलॉय होता है। और अगर मैं आपके सामने कुछ एलॉय के एग्जांपल रखूं, तब उसमें आप निक्रोम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटेन, ये हमारे एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से हम वायर बाउंड रजिस्टर्स को फॉर्म करते हैं। मैं इनके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने पहला नाम रखा आपके सामने निक्रोम। निक्रोम एक एलॉय है, और इसकी मदद से हम वायर बाउंड रजिस्टर्स को फॉर्म करते हैं। इसके अगर मैं मेन इंग्रेडिएंट की बात करूं, मतलब इसको फॉर्म करने के लिए जो जो हमारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, तो उसमें हमारे यूज हो रहे हैं निकेल एंड क्रोमियम। इसमें निकेल 80% एंड क्रोमियम 20% होता है ना। ये पहला एग्जाम्पल है। सेकंड मैंने कहा आप लोगों को मैंगनीन। मैंगनीन हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। इसको फॉर्म करने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं कॉपर, मैंगनीज एंड निकेल। इनको बनाने के लिए, मतलब मैंगनीन को बनाने के लिए किसे किसे यूज करें हम? कॉपर को, मैंगनीज को एंड निकेल को। थर्ड एग्जांपल हमारे कॉन्स्टेंटेन। कॉन्स्टेंटेन हमारे थर्ड एग्जांपल है एलॉय का। और इसको फॉर्म करने के लिए जो हमारे मेन एलिमेंट होते हैं वो होते हैं
कॉपर एंड निकेल, इसको फॉर्म करने के लिए कॉपर एंड निकेल की हेल्प ली जाती है। इसमें कॉपर 55% एंड निकेल 45% यूज किया जाता है और इसकी मदद से हम कॉन्स्टेंट को बनाते हैं। ये तो हमारी 3 एलॉयज हैं और इनकी हेल्प से वायर बाउंड रजिस्टर्स को फॉर्म किया जाता है। अब इनकी क्या खासियत है? इनकी ये खासियत है कि इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर की तरफ सेंसिटिव नहीं होती है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तब इनकी रजिस्टिविटी में कोई खास बदलाव नहीं आता। मतलब टेम्परेचर के वाइड रेंज के वेरिएशन के बावजूद भी जो इनकी रजिस्टिविटी है मोर और लेस सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और ये इनकी खासियत होती है। मतलब इनकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर की तरफ इनसेंसिटिव है, डिपेंड नहीं करती। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में से कौन सा ग्राफ करेक्ट होना चाहिए तो बहुत इजीली जज कर सकते हैं कि आंसर हमारा ऑप्शन 1 ही होगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं तो जो रजिस्टिविटी में जो चेंज आया है यहाँ पर, जब रजिस्टिविटी में यहाँ पर आप चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो काफ़ी माइनर है। मतलब टेम्परेचर को हमने चेंज किया बट जो रजिस्टिविटी में आने वाला चेंज है वो इतना स्मॉल है जिसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर में वाइड रेंज लाने के बावजूद भी रजिस्टिविटी मोर और लेस सेम रही है, बहुत खास बदलाव नहीं आया, बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। और इसीलिए डेफिनेटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन 1 है। परफेक्ट। मैं समझता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी जो 2 ग्राफ बच गए इनके बारे में भी बता देते हैं। ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेटल्स। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेटल्स। मेटल्स के केस में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर आप मेटल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। रीजन क्या है? क्योंकि मेटल्स ऑलरेडी गुड कंडक्टर्स होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत इजीली मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की तरफ पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर आप मेटल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब इनके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, ये ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं एंड बहुत सिस्टमेटिक वे में फिर मूव नहीं करते और इसी कारण से यहाँ पर करंट का फ्लो डिस्टर्ब होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल्स के केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब रेजिस्टिविटी बढ़ती है और इसीलिए ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेटल्स। मैं समझता हूँ ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब ये जो हमारा आखिरी ग्राफ बचा है, जो चौथा ग्राफ है हमारा यहाँ पर, इनके बारे में तो मैंने आपको समझा दिया, इसके बारे में भी बता देता हूँ। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मैं आपको बता देता हूँ ये मोस्ट सुटेबल होगा सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए। इनके केस में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू में यहाँ पर डिक्रीमेंट होता है और काफ़ी बड़ा डिक्रीमेंट होता है। अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर की तो देखिए, जो सेमीकंडक्टर के जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न तो बहुत ज़्यादा लूज होते हैं न तो बहुत ज़्यादा बाउंड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली एनर्जी को गेन करके, थर्मल एनर्जी को गेन करके वो वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप कर जाते हैं। कंडक्शन बैंड की तरफ जंप कर जाना मतलब उनके पास उतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की तरफ पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसलिए डेफिनेटली यहाँ पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है। क्योंकि सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्री भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा बाउंड भी नहीं होते, पर टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, एनर्जी के गेन करने के साथ इनकी मूवमेंट होने लग जाती है और इसीलिए यहाँ पर कंडक्टिविटी का इंक्रीमेंट होता है। एंड अगेन आपको मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि सेमीकंडक्टर के केस में 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल। इसके बारे में जानकारी आपको सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में मिलेगी, बट फिलहाल मैं बता दूं कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, रेजिस्टिविटी में अच्छा खासा डिक्रीमेंट आता है, जो बात आपको समझनी चाहिए। ये ग्राफ इंसुलेटर के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है, बट इंसुलेटर के केस में अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी रेजिस्टिविटी में डिक्रीमेंट आएगा, बट इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इनकी रेजिस्टिविटी कम होती तो जरूर है, बट इतनी भी कम नहीं हो जाती कि वहाँ पर आप किसी भी तरह का करंट, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ऑब्जर्व करें। मतलब इंसुलेटर के टेम्परेचर में अगर आप वाइड रेंज में चेंज लाते भी हो तो रेजिस्टिविटी में डिक्रीमेंट आएगा तो जरूर, बट इतना भी नहीं आएगा कि वहाँ पर आप किसी भी तरह का कंडक्शन ऑब्जर्व कर सकें। मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों के लिए, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों के लिए रेजिस्टिविटी का डिक्रीमेंट हो रहा है, बट सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी का डिक्रीमेंट है वो डिक्रीमेंट इतना है
कि वहां पर कंडक्शन आपको ऑब्जर्व होगा, इंसुलेटर के केस में आपको नहीं होगा। और इस तरीके से आपको इन चारों ग्राफ को समझना था। तो दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेटल्स, this graph is most suitable for semiconductor as well as insulator, and this fourth graph is most suitable for carbon resistors। तो आपको इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा गया था। अगर आपको कभी सवाल कार्बन रेजिस्टर्स के रिगार्डिंग पूछा जाए तो आप इस वाले ग्राफ के साथ आगे बढ़ना। तो मैं समझता हूँ ये सवाल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल चुकी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। एंड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू ईएमएफ्स। ठीक, हमको स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी है और हमको ये बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है। देखिए, मैं आपको आगे इसकी थ्योरी समझा देता हूँ, फिर आप खुद जज करिएगा कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि रॉन्ग है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास दो बैटरीज हैं और अगर आप उनको पैरेलल में लगाते हैं, तब आप उन दोनों बैटरीज को रिप्लेस करके वहां पर एक सिंगल बैटरी भी रख सकते हैं, इस तरह से कि उस सिंगल बैटरी का भी जो करंट का सप्लाई होगा दोनों बैटरीज ने मिला करके जो सप्लाई किया होगा उसके इक्वल होना चाहिए। तब उस सिंगल बैटरी की जो ईएमएफ होगी वो कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट ईएमएफ कहलाएगी, और उस सिंगल बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हमारे कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगी। देखिए, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास दो बैटरीज हैं। ये मेरी पहली बैटरी है जिसकी ईएमएफ की वैल्यू E1 है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है। यहाँ पर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को क्यों डिफाइन कर रहा हूँ? क्योंकि हमको सवाल में साफ साफ बोला है कि जो हमारी बैटरी है वो नॉन आइडियल है। आइडियल बैटरी के केस में हम बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी सवाल में हमको नॉन आइडियल बैटरी बोला है, इसीलिए मैं डेफिनेटली यहाँ पर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी काउंट करूँगा। तो ये मेरी पहली बैटरी है। अब इसके साथ पैरेलल में एक बैटरी को और लगा दिया गया है। इसकी ईएमएफ को मैं E2 मान लेता हूँ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं R2 ले लेता हूँ। अब इन दोनों ने मिल करके जो भी सर्किट की तरफ करंट सप्लाई किया है, अगर एक सिंगल बैटरी भी उतनी ही करंट सप्लाई कर दे, तब उस सिंगल बैटरी की जो ईएमएफ होगी इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ कहलाएगी, और उस सिंगल बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगी। इतनी बात आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इनका जो इक्विवेलेंट जो बैटरी बनने वाला है उसका ईएमएफ को मैं मान लेता हूँ E, और इंटरनल रेजिस्टेंस को मान लेता हूँ R। मतलब यहाँ पर E होगी हमारी, इसको मैं E इक्विवेलेंट कर देता हूँ, तो E इक्विवेलेंट होगी हमारी इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट ईएमएफ, एंड R इक्विवेलेंट को मैं ले लेता हूँ इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो इन दोनों को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं R इक्विवेलेंट की बात करता हूँ। R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो दो रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है। तो अगर आप दो बैटरीज को पैरेलल में लगाते हैं तब उनकी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमारे रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। तो बिल्कुल आपको ये याद बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो ये तो हमारी R इक्विवेलेंट को निकालने का फॉर्मूला हुआ। जहाँ तक E इक्विवेलेंट को निकालने का फॉर्मूला है वो है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब हमको क्या बोला है कि दो नॉन आइडियल बैटरीज को पैरेलल में कंबाइन कर दिया गया है और उनकी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू होगी वो इन दोनों के ईएमएफ से छोटी होगी, ऐसा बोला है। तो चेक कर लेते हैं। एक बात आपको और क्या याद रखनी है कि जब भी हम पैरेलल में दो बैटरीज को लगाते हैं उनकी ईएमएफ हमेशा सेम रखते हैं और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होती है। मतलब हम लोग जनरली एक ही तरह की बैटरीज को पैरेलल में लगाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि जनरली हम अलग अलग ईएमएफ वाली बैटरीज को पैरेलल में लगाएं। मतलब यहाँ पर हम ये बोलना चाहते हैं कि E1 एंड E2 दोनों की वैल्यू सेम है एंड R1 एंड R2 की वैल्यू भी सेम है, दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर मैं बिल्कुल कह सकता हूँ E1
इज इक्वल टू E2 और इसे मैं मान लेता हूँ E। सिमिलरली R1 एंड R2 भी इक्वल है और इसको मैं मान लेता हूँ R। मैं समझता हूँ यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है ना। मतलब जिन दो बैटरीज को हमने पैरेलल में लगाया था ऑब्वियसली वो आइडेंटिकल होंगे और इसीलिए E1 एंड E2 की वैल्यू को मैं E ले लेता हूँ, R1 एंड R2 की वैल्यू को मैं R ले लेता हूँ। तब इस पर्टिकुलर डाटा को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला देख लेते हैं। अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात कर लेता हूँ तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आने वाली है देखिए। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 की जगह भी मुझे R रख देना है, R2 की जगह भी मुझे R रख देना है। सो 1/R प्लस 1/R इज 2/R। implies that R इक्विवेलेंट के लिए मुझको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा एंड इट विल बिकम R/2। तो मुझको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तो जानकारी मिल चुकी है बट मुझे स्टेटमेंट 1 में EMF की जानकारी देनी थी। अब चलिए अपन इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो implies that E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, तो नाउ E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 हो जाएगा E/R प्लस E/R दैट इज 2E/R एंड E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे R इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल के रखा हूँ क्योंकि हमारी कितनी आई थी R/2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई करनी थी और उसकी वैल्यू मैंने R/2 मल्टीप्लाई कर दी। अगर आप देखेंगे तो अभी R एंड R आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 एंड 2 भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर डेफिनेटली जो E इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो EMF E के ही बराबर है। मतलब इन दोनों बैटरीज की जो भी EMF की वैल्यू थी वही वैल्यू इनकी इक्विवेलेंट EMF की भी होगी, सेम टू सेम। कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं, कोई कम वैल्यू नहीं, सेम वैल्यू हमारी E इक्विवेलेंट की आ रही है। अब आप स्टेटमेंट 1 को पढ़िए वापस से और देखते हैं कि क्या हमारा स्टेटमेंट सही था कि गलत था। देखिएगा क्या कह रहा है हमें। द इक्विवेलेंट EMF ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर। यहाँ पर स्मॉलर वर्ड यूज किया है। क्या स्मॉल आया? नहीं आया ना। क्या आया? इक्वल आया। और इसीलिए हम बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। अब हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइदर ऑफ द टू बैटरीज। ये बात तो एकदम सही हो गई। इसको भी लेकर के हमने जानकारी कलेक्ट की। आप देख सकते हैं कि बैटरीज के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू है, वो इन दोनों बैटरीज के इंटरनल रेजिस्टेंस का हाफ है, आधा है, मतलब छोटा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी स्टेटमेंट 2 है एकदम करेक्ट। यहाँ पर स्मॉलर बोला और स्मॉलर आ भी रही है, तो स्टेटमेंट 2 एकदम करेक्ट है। अब हमको आंसर देना है। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 क्या है? स्टेटमेंट 1 कहता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, मीन्स ऑप्शन 1 कहता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, एकदम रॉन्ग है। ऑप्शन 2 कहता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, ये बात भी गलत है। ऑप्शन 3 कहता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये बात भी गलत है। फोर्थ देखते हैं स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे एंड डेफिनेटली ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैंने हर सवाल के आंसर को ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन के नीचे। रीजन बीइंग कि आप पहले क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका आंसर करेक्ट आता है तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो फिर आप मेरे सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर is in the middle of the potentiometer wire having resistance RB equal to 1 ohm as shown in the figure. An external resistance of RE equal to 2 ohm is connected via the sliding contact. Determine the current supplied by the cell. Alright, देखिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का जिक्र हुआ है बट जेईई मेन के सिलेबस में पोटेंशियोमीटर है भी नहीं। तो क्या ये आउट ऑफ सिलेबस है? देन द आंसर इज नो। यहाँ पर ये जो सवाल पूछा गया है ये डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड नहीं है। यहाँ पर जस्ट पोटेंशियोमीटर की एक वायर के ऊपर कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हुए एक सवाल को बनाया गया है। ये सवाल बिल्कुल भी पोटेंशियोमीटर से डायरेक्टली नहीं है, मीन्स पोटेंशियोमीटर के रिलेटेड ये कोई भी सवाल नहीं है। बस पोटेंशियोमीटर की एक वायर को ले करके इस सवाल को फॉर्म किया गया है और इसीलिए बिल्कुल आप इस सवाल को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप लोग इस पोटेंशियोमीटर को देख करके कन्फ्यूज मत रहिए। जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझते हुए आप सवाल को अप्रोच करिए, आपका आंसर आ जाएगा।
मैं आपको सवाल समझाता हूँ। यह कह रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है और उसकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वायर के मिडिल में रखा गया है। साथ ही साथ कह रहा है कि एक एक्सटर्नल रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, उसको भी कनेक्ट किया गया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो बोलता है कि कितना करंट यहाँ पर हमारी जो सेल है, यहाँ पर जो पॉइंट है 9 वोल्ट की आप सेल देख रहे हैं, इस सेल ने कितनी करंट सप्लाई की होगी हमको बताना है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं आरपी, ये जो हमारी वायर देख रहे हैं, है ना, एक्चुअली यहाँ पर क्या किया गया है कि जो हमारी पोटेंशियोमीटर है उसकी वायर के रेजिस्टेंस को 1 ओम में बताया गया है। तो जो हमारी वायर, एक्चुअली पोटेंशियोमीटर में एक 4 से 5 मीटर लंबी वायर होती है और उसमें एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है जिसको मूव करवा करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियोमीटर में। तो कह क्या रहा है कि जो पोटेंशियोमीटर का जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको वायर के बीच में रखा गया है। अब आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल पता होता है कि किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस होती है आर, इट इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको पता होगा कि एक वायर की रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ द वायर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर होती है। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको पता होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यस और नो? लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी। अब यहाँ पर क्योंकि बोला है कि जो हमारी वायर है उसके मिडिल में हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को रखा है, मतलब अगर हमारे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बीच में है तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस होगी वो भी हाफ हो जानी चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को देख रहे हैं ये पोटेंशियोमीटर वायर के बीच में है। तो अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के लेफ्ट की बात करूँ तो हमारे वायर की रेजिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए? आधी हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? क्योंकि लेंथ के साथ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस भी हाफ। तो इसीलिए इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के लेफ्ट में जो भी हमारी वायर है उस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम का हाफ होना चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए? 0.5 ओम होना चाहिए। मतलब इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के लेफ्ट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.5 ओम। तब इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के राइट में रेजिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियस बात है 0.5 ओम। भैया यहाँ पर ऐसा है कि जो वायर है उसकी टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बीच में रखा। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के लेफ्ट में आधी वायर है, राइट में आधी वायर है। तो लेफ्ट में आधी वायर का रेजिस्टेंस हाफ, राइट की आधी वायर का रेजिस्टेंस हाफ। तो 1 का हाफ 0.5 लेफ्ट में, 1 का हाफ 0.5 ओम जो हमारा हाफ है वो राइट में आ जाएगा, जो समझना काफ़ी आसान है। अब बोला है कि एक एक्सटर्नल रजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो अब इसको आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अब ये 0.5 ओम का रेजिस्टेंस इस 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है, हाँ कि नहीं? क्योंकि दोनों के एक एक एंड आपस में कनेक्टेड हैं। तो वायर का हाफ पार्ट एंड ये एक्सटर्नल दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में है। और ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इस अदर हाफ के साथ सीरीज में है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि जब दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं तब उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो इसी को अगर मैं r के लिए सॉल्व करूं तो क्या करूंगा? मुझको r1 r2 का एलसीएम लेना होगा। तो r1 r2 एलसीएम हो जाएगा, r2 इधर आ जाएगा, r1 इधर आ जाएगा। फिर r के लिए जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो r की वैल्यू मुझे मिलने वाली है r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दो रेजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए। आपको ये याद कर लेना चाहिए, इससे आपको थोड़ा समय बचेगा, है ना। तो नाउ यहाँ पर 0.5 एंड 2 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा इस हिसाब से? तो आ जाएगा 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 2 दैट इज 2.5। नाउ 0.5 एंड 2.5 को अगर मैं रिड्यूस करूं तो डेफिनेटली कितना हो जाने वाला है? इट विल बी 5 एंड 2/5 को लिख सकता हूं मैं 0.4 ओम। ये हमारे इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 0.5 ओम के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में आएगा? सीरीज में आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज r1 प्लस r2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो मुझे इक्विवेलेंट वैल्यू मिली वो मिली कितनी? 0.4 एंड
रिमेनिंग जो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है 0.5 ओम है, तो यहाँ पर मुझे 0.5 लिख देना चाहिए। तो फाइनली मुझे मिल रहा है 0.9 ओम। 0.9 ओम की हमारी इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब बोला है कि इस सेल ने कितनी करंट सप्लाई की होगी, मुझे करंट आई की वैल्यू बतानी है। तो करंट आई की वैल्यू बताने के लिए आप यूज कर लीजिए ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि आई की वैल्यू V बाई आर इक्विवेलेंट होती है ना, और V बाई आर होती है, मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओम्स लॉ कहता है करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, जो हमारा ओम्स लॉ है। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू हमारी 0.9 है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू भी कितनी आई मेरी पूरी सर्किट की आई 0.9। तो 0.9 अपॉन 0.9 इज 1 एम्पियर, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 एम्पियर होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा, एंड ऑब्वियसली ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैं समझता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रजिस्टर एंड वायर का हाफ पार्ट पैरेलल में है, जिनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.4 ओम आई। अब ये जो पार्ट बच था ये रिमेनिंग वायर के साथ सीरीज में था, जिसकी इक्विवेलेंट वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 0.9 ओम आ गई। बस ओम्स लॉ यूज करके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। यहाँ पर मैंने कैपिटल आर की वैल्यू 0.9 ली है, तो यहाँ पर मैं इसे कैपिटल आर बना देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 22 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट में आया था, एंड डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, हमको सॉल्व करके आंसर बताना है कितना आना चाहिए। द नेट करेंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज डैश एम्पियर। ऑल राइट, देखिए हमको बताना है कि इस सर्किट में नेट कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, बताओ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखो एक कैपेसिटर नजर आ रहा है ना। सर्किट में रजिस्टर्स तो हैं, सेल भी है, बट साथ ही साथ एक कैपेसिटर भी है। अभी कैपेसिटर का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको बिल्कुल पता है कि एक कैपेसिटर को बनाने के लिए हमारे पास 2 कंडक्टर होने चाहिए, और उन 2 कंडक्टर्स के बीच में जो स्पेस होती है ये एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम से ऑक्युपाइड होती है। 2 कंडक्टर के बीच में क्या होता है? एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटिंग का मतलब क्या होता है? इंसुलेटिंग का मतलब होता है नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो ये 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, और इनके बीच में एक नॉन कंडक्टिंग एक इंसुलेटिंग मीडियम होती है। कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना। लेकिन यहाँ पर बात आपको एक बात समझनी है, कैपेसिटर में जो भी चार्जेस को स्टोर होना होता है वो स्टोर हो जाने के बाद, क्योंकि दोनों कंडक्टर के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, ये फर्दर करंट को ड्रॉ नहीं कर सकता। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ये फर्दर चार्ज को ड्रॉ नहीं कर सकता। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप सुनिएगा। देखिए, जब भी आप एक कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, और मान लेते हैं हमारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू C है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V है, तो होता क्या है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारी सेल का है, एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में मेंटेन होते तक सेल की तरफ से कैपेसिटर की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो जो कंडक्टर सेल के हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है उसके तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मैं प्लस क्यू ले लेता हूँ, एंड जो सेकंड प्लेट होती है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मैं माइनस क्यू ले लेता हूँ। दोनों प्लेट्स इक्वल चार्ज रखते हैं, वैल्यू में पोलैरिटी में अपोजिट होती हैं, और इसी क्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है C इंटू वी। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर में हमको ये फॉर्मूला सिखाया जाता है ना, आप लोग बेसिकली सीखे होंगे। तो नाउ अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी चार्ज की वैल्यू Q यहाँ पर स्टोर होने वाली है, अगर इसका स्टोरेज कंप्लीट हो चुका है, अगर कैपेसिटर उतना चार्ज स्टोर कर चुकी जितना उसे करना था, तो फर्दर वो थोड़ी सेल से चार्ज को ड्रॉ करने वाली है ना, फर्दर थोड़ी सेल से कोई चार्ज जाने वाली है। और क्यों नहीं जा सकती? क्यों इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल की जितनी हो चुकी है, एंड अगेन दोनों प्लेट के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, और इसीलिए एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ चार्जेस का फ्लो हो पाना पॉसिबल नहीं है। मेरा बस इतना मतलब है, इतनी बात समझाने का, कि एक कैपेसिटर अपने चार्ज को स्टोर कर लेने के बाद ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने का क्या मतलब है? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है का ये मतलब है कि अब वो फर्दर करंट ड्रॉ नहीं कर सकता, फर्दर चार्ज ड्रॉ नहीं कर सकता,
उस सर्किट को ओपन कर देगा, इट विल बिहेव लाइक अ रजिस्टर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये और करंट को उस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होने नहीं देगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट। अभी स्टेडी स्टेट का क्या मतलब हुआ? स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कैपेसिटर को जो चार्ज स्टोर करना था वो कर चुका है, जितना चार्ज उसे मिलना चाहिए था वो मिल चुका है, उसे अपन स्टेडी स्टेट कह रहे हैं। तो इन स्टेडी स्टेट अ कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का ये मतलब है कि उस सर्किट को ओपन कर दिया, मतलब कुछ करंट वहां से फ्लो होने नहीं देगा, उस ब्रांच में अब किसी भी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं होगी। एंड उस पर्टिकुलर केस में कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लेते हैं इनफाइनाइट। अब देखो क्या होने वाला है। अब ये हमारी सेल है, इसकी तरफ से करंट जो भी सप्लाई होना है वो तो होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर ब्रांच में आप देखो कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो अगर इस कैपेसिटर ने उतना चार्ज स्टोर कर लिया जितना इसे करना चाहिए था, मतलब अगर स्टेडी स्टेट आ चुका है, तो इस ब्रांच से अब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, इस ब्रांच की तरफ कोई भी करंट आने वाली नहीं है। मतलब इस ब्रांच के बाद जो भी हमारी सर्किट का हिस्सा है उस तरफ कोई भी करंट नहीं जानी चाहिए। तो इसीलिए इस ब्रांच के डिसकनेक्ट हो जाने के कारण, इस ब्रांच के रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाने के कारण अब इस ब्रांच से आगे की तरफ करंट फ्लो नहीं होगी। तो करंट किस तरफ फ्लो हो सकती है तो देखते हैं। तो करंट देखिए सेल से निकल करके इस तरह से फ्लो हो सकती है, मतलब ये जो 4 ओम का रजिस्टर है इससे फ्लो हो सकती है। करंट इस तरह से भी फ्लो हो सकती है, अगर आप मेरे हैंड के मूवमेंट को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो करंट इस तरह से भी फ्लो हो सकती है, करंट का फ्लो इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे कोई भी करंट अब फ्लो नहीं होगी। तो कौन कौन से रजिस्टर्स यहाँ पर सर्किट से हट जाएंगे, मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा? तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला, इसमें कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है, इसमें भी नहीं होने वाला, इसमें तो हो ही नहीं रहा, और इसमें भी नहीं होने वाला। तो अगर आप देखेंगे तो इस सर्किट में कौन कौन से वो रजिस्टर्स हैं जो करंट ड्रॉ करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें ये 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 2 ओम का है। मतलब ये 4 ही रजिस्टर्स हैं जो करंट ड्रॉ करने की तरफ पार्टिसिपेट करेंगे, और इसीलिए इस सर्किट का हमें इन चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए। वोल्टेज के साथ अगर मैं डिवाइड कर दूंगा अप्लाइंग द ओम्स लॉ, तो मुझे करंट की वैल्यू पता चल जाएगी और मैं आंसर बता दूंगा क्या होगा। नाउ अगर अब आप देखेंगे तो ये 6 ओम और ये 3 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है? तो ऑब्वियसली पैरेलल में। देखिए इन दोनों का एक एक एंड आपस में कनेक्टेड है और इनके अदर एंड्स भी आपस में कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस है। और अभी जस्ट मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करने को बोला था कि अगर दो रजिस्टर्स पैरेलल में हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करना R इक्वल टू R1 अपॉन R1+R2। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, आप देख सकते हैं मैंने यही फॉर्मूला आपको बोला था कि दो रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए, इससे समय बचता है। तो इसी फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूँ। तो देखिए इसको मैं R1 ले लेता हूँ, इसको मैं R2 ले लेता हूँ। तो R1 इंटू R2 हो जाएगा 6 इंटू 3 18, R1 प्लस R2 हो जाएगा 6 प्लस 3 9, 18/9 की वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 ओम हो गया, है ना। अब ये दोनों मिल करके 2 ओम के रजिस्टर को फॉर्म करेंगे। अब ये 2 ओम इस 2 ओम के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में आएगा? तो देखिए दोनों मिल करके अब इसके बाद का तो सर्किट हट चुका है पूरा, ये मेरी सर्किट तो डिसअपियर हो गई। अब क्या बचा? 6 ओम एंड 3 ओम बचा था, 2 ओम एंड 4 ओम बचा था। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अभी जस्ट हमने फाइंड किया कितना? 2 ओम। एक बार मैं सर्किट बनाना चाहूंगा, देखिए मैं सर्किट बना देता हूं, आपको समझाना मेरे लिए आसान होगा। तो ये मेरी सेल है, अब यहाँ पर ये मेरा 2 ओम का रेजिस्टर है, इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू 2 ओम आ चुकी है, और यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टर और मुझे दिखाई दे रहा है, और ये मेरी सर्किट अब इस तरह से दिखाई मुझे दे रही है। तो यहाँ पर मैं 4 ओम लिख देता हूँ। अब देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये तो सीरीज में है, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। अब ये दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन से 4 ओम मिला, ये 4 ओम इस 4 ओम के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में है? देखेंगे तो आप पैरेलल में। कैसे? इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ रहा है, इनके एक एक एंड आप इसका एक एंड हमारे इस 4 ओम के एक एंड से कनेक्टेड है,
और इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का जो अदर एंड है वो भी हमारे इस 4 ओम के अदर एंड से कनेक्टेड है। तो 2 + 2 4 हो गया, और ये 4 and 4 किस में है, हमारे पैरेलल में है। तो 4 and 4 का पैरेलल के लिए सेम फॉर्मूला यूज करो, R1 R2 बाय R1 + R2। तो 4 × 4 16 बाय 4 + 4 8, 16 बाय 8 की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। तो डेफिनेटली मेरी पूरी सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है इट इज इक्वल टू 2 ओम, जो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मेरी बैटरी का कितना है बताओ पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। तो ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू हो जाएगी V/R। तो V की जगह में 2, R की जगह में 2, 2/2 की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। तो डेफिनेटली इस केस में जो नेट करंट फ्लो होने वाली है उसकी वैल्यू 1 एम्पियर है। एंड डेफिनेटली 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है, जो कि दिया भी है। मैंने पूरी कोशिश की कि ये सवाल आपको समझ में आ जाए, और मैं बिल्कुल होप करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। एंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट्स रेलेवेंट टू द गिवन सर्किट एट एन इंस्टेंट व्हेन द की इज क्लोज्ड। ऑलराइट, हमको ये बोल रहा है कि जिस इंस्टेंट पे इस की को क्लोज किया गया था एग्जैक्टली उस इंस्टेंट में कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है हमें बताना है। तो नाउ स्टेटमेंट 1 कहता है देयर विल बी नो करंट थ्रू रजिस्टर आर। ये बात एकदम गलत है। क्यों गलत है मैं बताना चाहता हूं। मैंने अभी जस्ट आपको क्या कहा था, दैट इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर लेने के बाद वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। एक बार कैपेसिटर में चार्जेस के स्टोरेज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, एक बार कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करना कंप्लीट कर ले, उसके बाद उसका बिहेवियर ओपन सर्किट की तरह होता है। मतलब फर्दर वो करंट को ड्रॉ करने, मतलब फ्लो होने नहीं देगा, चार्ज को ड्रॉ नहीं करेगा, और उस ब्रांच में अब करंट फ्लो नहीं होगी। मैंने ऐसा कहा। बट शुरुआत में मतलब जिस इंस्टेंट पे आप पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप कर रहे हो, जिस इंस्टेंट पे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, उस इंस्टेंट पे शुरुआत में जो कैपेसिटर है उसके पास तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस था नहीं, क्योंकि अभी हम अप्लाई करने वाले हैं। तो क्योंकि अब हम कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाले हैं, और क्योंकि उसके पास पहले कोई चार्ज नहीं था, इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि वो एक वायर की तरह बिहेव करेगा। वो किसी भी तरह से करंट को अपोज नहीं करेगा, वो करंट को फ्लो होने देगा। क्योंकि अगर कैपेसिटर के पास पहले कोई भी चार्ज नहीं था तो इसके पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। और अगर आप एक सेल की पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस मेंटेन करेंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज तो डेफिनेटली फ्लो करेगी। और इसीलिए एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 मतलब जिस इंस्टेंट पे आपने की को क्लोज किया था, मतलब एट इनिशियली, मतलब इनिशियल में, मैं यहां पर इस बात को ऊपर लिखना चाहूंगा, इनिशियली। इनिशियली का मतलब है t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 कौन सा मोमेंट है जब मैंने की को क्लोज किया। कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, लाइक अ शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू का कितना ले लेना, 0 ले लेना। कब की बात हो रही, शुरुआत की बात है। और स्टेडी स्टेट आने के बाद, चार्जेस का स्टोरेज कंप्लीट हो जाने के बाद, स्टेडी स्टेट में हम टाइम की वैल्यू को इनफाइनाइट मानते हैं। अगर चार्जेस का स्टोरेज कंप्लीट हो चुका है, अगर स्टेडी स्टेट आ चुकी है, तब हम टाइम की वैल्यू को इनफाइनाइट लेते हैं। तब उसका रेजिस्टेंस हम क्या होगा, क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, और हम बोलेंगे कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। खैर, अब अगर इस स्विच को क्लोज किया है और मेरा कैपेसिटर पहले अनचार्ज था, ये तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये सिंपली एक R इक्वल टू 0 की तरह बिहेव करेगा। और उस केस में जो भी हमारी करंट होगी वो 5/R होगी और करंट फ्लो होगी। बट बोला क्या था स्टेटमेंट ए में, देयर विल बी नो करंट, इसके लिए स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट बी की बात करते हैं, देयर विल बी अ मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर्स। ये एकदम सही बात है। क्यों, क्योंकि अभी कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने कितनी ली है, 0, मतलब मिनिमम ली है। तो अगर सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस डेवलप होने लगा,
अगर ये चार्ज को स्टोरेज करना स्टार्ट कर चुका है तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस अब पहले की तुलना में ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ से आने वाली करंट को वो ओपोज करने का काम करेगा, उसे रोकने का काम करेगा, एंड स्टेडी स्टेट के आते ही वो करंट को फ्लो होना बंद करवा देगा। और इसीलिए हम कह सकते हैं बिल्कुल कि शुरुआत में जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी, और इसलिए स्टेटमेंट बी तो करेक्ट है। सी कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स प्लेट ए एंड बी इज मिनिमम। ठीक है, शुरुआत की बात हो रही है, जिस मोमेंट में की को क्लोज किया था ऑलरेडी हम जानते हैं कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं था, क्यू की वैल्यू जीरो थी, और हम जानते हैं वी की वैल्यू क्यू बाई सी होती है, तो शुरुआत में क्यू जीरो था तो वी भी जीरो था, तो डेफिनेटली मिनिमम था, और इसीलिए मैं डेफिनेटली स्टेटमेंट सी को करेक्ट मानता हूं। डी पढ़ते हैं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स इज मिनिमम। ये बात भी एकदम सही है, कोई चार्ज था ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बोला है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मेरी, बी सी डी तीनों को मैं करेक्ट मानता हूं, तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है, बी सी डी ऑनली। मुझे ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट लगता है, एंड डेफिनेटली ऑप्शन 2 यहाँ पर आपको दिख सकता है, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। मैं समझता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया है, एंड क्वेश्चन है एट स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज शोन इन द सर्किट बिलो इज डैश माइक्रोकुलम। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर वापस से एक वर्ड यूज किया स्टेडी स्टेट, एंड इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको जानकारी दे दी। स्टेडी स्टेट किसे कहते हैं, स्टेडी स्टेट हम उसे कहते हैं जिस स्टेट में कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज जो भी होने वाला है वो कंप्लीट हो चुका है, कैपेसिटर ने उतना चार्ज स्टोर कर लिया है जितना उसमें होना चाहिए था। मतलब ये है कि इस सर्किट में जो भी करंट में चेंजेस आने थे वो आ चुके हैं, अब करंट की वैल्यू में किसी भी ब्रांच में कोई बदलाव नहीं आ रहा, जो बदलाव होना था वो हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी एक कंडीशन बनी है वो स्टेडी स्टेट की बनी है, मतलब यहाँ पर अब किसी भी ब्रांच में कोई करंट नहीं बदल रहा, अब सब कुछ यूनिफॉर्म हो चुका है। यूनिफॉर्म मतलब अब कोई भी बदलाव यहाँ पर हम सर्किट में समय के साथ नहीं देखेंगे, इसे हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। एंड कैपेसिटर के स्टेडी स्टेट में चार्जेस का स्टोरेज कंप्लीट हो जाता है, उसके पास उतना चार्ज आ चुका होता है जितना उसे स्टोर करना होता है। तो हमें बताना है कि स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का बिहेवियर ओपन सर्किट की तरह होता है, कैपेसिटर फर्दर चार्ज ड्रॉ नहीं करती, और वो जिस ब्रांच में भी होती है उस ब्रांच को वो ओपन कर देती है, उससे करंट फ्लो होना बंद करवा देती है। ये बात आपको मैंने ऑलरेडी समझाया, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो देखिए अगर स्टेडी स्टेट आ चुका है तब डेफिनेटली इस कैपेसिटर के ब्रांच में, मतलब इस वाली ब्रांच में अब क्या कोई करंट फ्लो करेगी, या इस तरफ कोई करंट का फ्लो होना है, तो नहीं होना है। तो मतलब ये वाली जो ब्रांच आप देख रहे हो, कैपेसिटर वाली जो ब्रांच देख रहे हो, ये अब ओपन हो चुकी है, इस तरफ कोई भी करंट नहीं आ रही है ना, तो इसको आप भूल जाओ, एक बार के लिए आप इस कैपेसिटर को समझ लो कि यहाँ पर है ही नहीं। अब आपकी सर्किट में कौन है, अब आपकी सर्किट में ये 10 ओम का रजिस्टर है और ये 15 ओम का रजिस्टर है, और अगर मैं इसको भूल जाता हूँ, इसको अगर मैं अलग कर देता हूँ, तो डेफिनेटली दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में आएंगे, डेफिनेटली दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 + 15 कितनी हो जाएगी, 25 ओम हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तब आपकी जो सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, तो डेफिनेटली इस सेल से ड्रॉ होने वाली जो करंट आई है उस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 5/25 दैट इक्वल्स टू 1/5 दैट इज 0.2 एम्पियर। इतना बात आपको समझना चाहिए। और मैंने करंट क्यों निकाला ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, है ना। तो क्योंकि मेरी इस ब्रांच में, कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आ सकती, तो इस सेल से निकलने वाली करंट 10 ओम की तरफ मुड़ेगी और फिर 15 ओम से होते हुए वापस अपने नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हुए हमारी जो सर्किट है वो क्लोज हो जाएगी, है ना। मतलब इस तरफ कोई करंट नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली और इसमें मैंने करंट निकाला। करंट इसलिए निकाला कि ये कैपेसिटर और ये वाला रजिस्टर जो 10 ओम का रजिस्टर है दोनों पैरेलल में है, और आपको बिल्कुल पता होगा कि जब दो इक्विपमेंट्स को हम पैरेलल में लगाते हैं उनके पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर दो एलिमेंट्स को, एलिमेंट का मतलब यहाँ पर रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, तो जब हम दो एलिमेंट को पैरेलल में लगाते हैं तब उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। बिल्कुल याद रखना कि जब दो एलिमेंट को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर इस करंट को निकालने के पीछे का बस इतना ही पर्पस था
कि इस करंट की मदद से मैं 10 ओम के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाऊँ। और अगर मुझे 10 ओम के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस 8 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के पास भी होगा। अब मुझको कैपेसिटेंस मालूम है, इसके पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, तो फॉर्मूले की मदद से मैं बहुत इजीली Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जो मुझे पूछा गया है, मुझे चार्ज पूछा गया है, बहुत इजीली निकाला जा सकता है। तो अब हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर, 10 ओम रेजिस्टर दैट इक्वल्स टू, तो ओम्स लॉ कहता है कि V की वैल्यू IR होती है, तो इससे फ्लो होने वाली करंट कितनी है मेरी, दैट इज 0.2 एम्पियर। I की वैल्यू हो गई, और ये I 10 ओम से फ्लो हो रही है, तो डेफिनेटली इसके पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 0.2 जो कि इससे फ्लो होने वाली करंट है, और इसी की रेजिस्टेंस जो कि 10 ओम में हो जाएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 2 वोल्ट। और इससे मुझे पता चल गया कि इस रजिस्टर के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं तो इसके पास भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का बनेगा इन स्टेडी स्टेट। अब बोला कैपेसिटर के पास चार्ज कितनी होगी, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर को निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो आपको बिल्कुल पता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इज C इंटू वी। तो C की वैल्यू कितनी है हमारी 8 माइक्रोफराड, एंड V की वैल्यू ऑलरेडी हमने ऑब्टेन की 2 वोल्ट, सो इट इज कमिंग टू बी 16 माइक्रोकुलम। इट इज कमिंग टू बी 8 इंटू 16 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पर हमको माइक्रोकुलम में आंसर देना था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं 16 पुट करूंगा, एंड डेफिनेटली 16 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। A wire of resistance 9 is bent to form an equilateral triangle. Then the equivalent resistance across any two vertices will be dash ohm. यहाँ पर ये एक्चुअली 9 ओम है, ये भी जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 9 ओम ही है। तो बोला है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 ओम है और उसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब कहता है कि किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में रहने वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। मैं समझता हूँ बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जो वायर हमें गिवन थी उसकी मदद से। तो अगर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है तो ये मतलब है ये तीनों जो लेंथ है हमारी, ये तीनों लेंथ क्या हो जाएंगी हमारी, सेम हो जाएंगी, है ना। ये जो तीनों लेंथ है हमारी ये डेफिनेटली सेम हो जानी चाहिए। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी सीखा कि जो रेजिस्टेंस R होता है इट इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितनी कम लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्योंकि मेरी पूरी की पूरी वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 ओम थी, और क्योंकि उस वायर का 1/3 लेंथ इसका है, 1/3 लेंथ इसका है, एंड 1/3 लेंथ इसका है, डेफिनेटली इन तीनों साइड्स की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 9 ओम का भी 1/3 होना चाहिए। दैट मीन्स इस वाले साइड का या ब्रांच की रेजिस्टेंस हो जाएगी 3 ओम, इसकी हो जाएगी 3 ओम, और इस नीचे वाली ब्रांच की भी हो जाएगी 3 ओम। मैं समझता हूँ ये बात एकदम क्लियर है। सीधी वायर थी, ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ टोटल लेंथ का 1/3 है, तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब बोला है कि इस ट्रायंगल के किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक काम करता हूँ, एक वर्टेक्स में इसे A मान लेता हूँ, दूसरा वर्टेक्स में इसे B मान लेता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो पॉइंट्स A एंड B के बीच में ये दोनों जो हमारी ब्रांचेस हैं, जो साइड्स हैं, वो सीरीज में हैं, और इन दोनों के पैरेलल में ये है हमारा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऊपर वाली ब्रांच जो आप देख पा रहे हैं, ये जो ऊपर वाली जो दो ब्रांचेस हैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 3 + 3 6 ओम, और इस 6 ओम के साथ ये जो 3 ओम है कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया कि अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तब उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करना R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो फाइनली R1 की जगह मैं रख देता हूँ 6, R2 की जगह मैं रख देता हूँ 3। तो 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 दैट इक्वल्स टू 9। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो फाइनली मेरा आंसर 2 ओम आ रहा है, एंड 2 ओम इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, एंड 2 दिया भी है जो कि इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है।
मैं समझता हूँ बहुत आसान क्वेश्चन था और आपको परफेक्टली समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये तीनों के तीनों रेजिस्टर्स एक्चुअली में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और आपको बिल्कुल इस तरह के फॉर्मेट वाली सर्किट को याद रख लेना चाहिए। अगर इस तरह की सर्किट रही और तीन रेजिस्टर्स हुए तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में है। अगर तीन कैपेसिटर लगा देंगे तो वो भी पैरेलल में होंगे, तीन इंडक्टर लगा देंगे तो वो भी पैरेलल में होंगे, है ना। तो ये सर्किट आप बिल्कुल याद रखिए, इस सर्किट में जो तीन रेजिस्टर्स हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में है। और इस सर्किट को अगर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करें तो ऐसा दिखता नहीं है कि ये तीनों पैरेलल में है, बट है। मैं आपको जस्टिफाई करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सर्किट जनरली हम सीखे हुए होते हैं या जो हम देखे हुए होते हैं, कुछ इस तरह की सर्किट होती है ना। इस तरह का सिचुएशन होता है। मैं कह सकता हूँ ना कि ये तीनों रजिस्टर सभी पैरेलल में है। आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जनरली इस तरह की सर्किट डायग्राम सिखाई जाती है। इस तरह का जनरली सिखाया नहीं जाता, इस तरह का सिखाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो तीन रजिस्टर्स हैं, इन तीनों के एक एक एंड साथ में कनेक्टेड होते हैं, और इन तीनों के जो अदर एंड्स हैं वो भी साथ में कनेक्टेड होते हैं। ये सिचुएशन होती है। मतलब ये तीनों रजिस्टर्स के पास दो दो एंड्स हैं, तो इन तीनों के एक एक एंड साथ में एंड बचे हुए एक एक एंड्स साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ऐसा यहाँ पर भी है। अगर आप देखो तो मैं दिखाता हूँ। ये पॉइंट, मान लो कौन सा पॉइंट है? यही पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, ये पॉइंट का नाम मैं ए रख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं बी रख देता हूँ। अब यहाँ पर ये मेरा पॉइंट ए हो गया और यहाँ पर मैं इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ। अब देखना आप ध्यान से, आपको समझ में आएगा। पॉइंट ए से देखो, इस फर्स्ट रजिस्टर का एक एंड कनेक्टेड है। इसी पॉइंट ए से अगर आप देखोगे तो इस सेकेंड रजिस्टर का भी एक एंड कनेक्टेड है और इस थर्ड रजिस्टर का भी एक एंड कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पर हुआ था। सही बात है कि नहीं? अब आप पॉइंट बी से देखिए। पॉइंट बी से अब हमारे फर्स्ट रजिस्टर का दूसरा एंड कनेक्टेड है, पॉइंट बी से हमारे सेकेंड रजिस्टर का भी दूसरा एंड कनेक्टेड है, एंड पॉइंट बी से हमारे थर्ड रजिस्टर का भी दूसरा एंड कनेक्टेड है। मतलब इन तीनों रजिस्टर्स के एक एक एंड साथ में कनेक्टेड है एंड अदर एंड्स भी साथ में कनेक्टेड है। एंड ऑब्वियसली ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीन रजिस्टर्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 R2 R3 तीनों की जगह में R/3 पुट करना पड़ेगा। तो 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3 विल बिकम 3/R/3 दैट इक्वल्स टू 9/R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए मुझको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा दोनों साइड्स का, तो ये R/9 आ जाएगा और यही मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आई विल गो विथ ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 R/9 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। तो ये 8वां सवाल भी हमारा कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is bent into an equilateral triangle and an identical wire is bent into a square. The ratio of resistance between the two end points of an edge of the triangle to that of the square is. All right, इसको बहुत इजीली आप कर सकते हो। अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी हमने सीखा, मैं इसे फिर भी सॉल्व कर रहा हूँ, बट आप एक बार कोशिश करना जरूर मेरे सॉल्यूशन को देखने के पहले। तो देखिए, एक वायर थी, रेजिस्टेंस कितना था? R था। पहले उसकी मदद से हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, तो मैं बना देता हूँ। तो ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड्स की लेंथ टोटल लेंथ का 1/3 है, तो डेफिनेटली तीनों साइड्स के रेजिस्टेंस भी टोटल रेजिस्टेंस की 1/3 हो जाएगी। टोटल वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू R थी, तो डेफिनेटली तीनों की तीनों साइड्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू R/3 एंड R/3 हो जाएगी। परफेक्ट बात है। और हमको कोई भी दो एंड पॉइंट्स के बीच में किसी भी एज का, एज मतलब कोई भी साइड के दो एंड्स पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको ट्रायंगल के केस में निकालना है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट का नाम बी रख देता हूँ। और हमको इस ट्रायंगल के
पॉइंट ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पॉइंट ए एंड बी के अक्रॉस में ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं ऊपर वाले, और इन दोनों को हम इसके साथ पैरेलल में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो r/3 एंड r/3 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 2r/3, है ना। r/3 प्लस r/3 कितना हो जाएगा? 2r/3, एंड 2r/3 के साथ ये r/3 कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। एंड दो रेजिस्टर्स का ये दोनों मिलके एक हो चुके हैं, और ये एक, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का पैरेलल में फॉर्मूला हमने क्या सीखा? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो डेफिनेटली यहाँ पर R1 होगी ऊपर के दोनों साइड्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि होगी R/3 प्लस R/3 दैट इक्वल्स टू 2r/3। सो R1 की जगह मैं लिख देता हूँ 2r/3 इंटू R2 मेरा हो जाएगा R/3 डिवाइडेड बाय, अब 2r/3 प्लस r/3 करूंगा तो 3r/3 से हमको r मिल जाएगा। अब एक r को कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 2r अपॉन 3 इंटू 3 दैट इक्वल्स टू 9, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। तो ट्रायंगल के केस में ये मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। अब बोला है कि सेम वायर से हमने एक स्क्वायर फॉर्म किया, तो चलिए स्क्वायर बना देते हैं। ये मैंने स्क्वायर बना दिया। अब क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स की लेंथ सेम है, और क्योंकि टोटल 4 साइड्स हैं, तो चारों साइड्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू इस जो वायर हमें गिवन थी उसके रेजिस्टेंस का भी 1/4 हो जाना चाहिए, है ना। हम जानते क्या है? हम जानते हैं, ऑब्वियसली हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर लेंथ को आप 1/4 1/4 1/4 1/4 करोगे तो रेजिस्टेंस भी 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इस ब्रांच के रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई R/4, इसकी हो गई R/4, इसकी हो गई R/4, इसकी भी हो गई R/4। अब बोलते हैं इसकी किसी भी एज के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें, है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं x रख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं y रख देता हूँ। अब x एंड y के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर ये R/4, ये R/4 एंड ये R/4 तीनों देखो सीरीज में है, तो सीरीज में हो जाएगा R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 दैट इक्वल्स टू 3R/4। और ये तीनों इसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे? अगेन पैरेलल में। फिर पैरेलल के लिए मैं सेम फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। तो अब सेकेंड केस में R इक्विवेलेंट की वैल्यू को मैं R इक्विवेलेंट डैश मान लेता हूँ, जिसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। तो अगेन R1 इंटू R2, तो R1 इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का वैल्यू आएगा। तो R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 कितना हो चुका है? 3R/4। तो R1 इंटू R2, R2 की जगह में लिखूंगा मैं R/4 डिवाइडेड बाय 3R/4 प्लस R/4 करना है मुझे, R1 प्लस R2 करना है। तो 3R/4 प्लस R/4 इज 4R/4 दैट इक्वल्स टू R। तो R एंड R को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो फाइनली वैल्यू मिल जाएगी 3R अपॉन 4 इंटू 4 दैट इक्वल्स टू 16। तो लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या बोला है कि इन दोनों केसेस में जो भी हमारी रेजिस्टेंस थी उसका रेशियो बताओ। तो अगर रेशियो बताना है तो ऑब्वियसली मुझको R इक्विवेलेंट अपॉन R डैश इक्विवेलेंट बताना है। दोनों केसेस में रेजिस्टेंसेस के रेशियो की बात पूछी गई है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 2R/9 डिवाइडेड बाय R डैश इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 3R अपॉन 16। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3R/16 का रेसिप्रोकल होगा। तो देख लेते हैं क्या मिल रहा है हमको। तो 2R/9 इंटू 16 अपॉन 3R। एक R कैंसिल हो रहा है, कुछ और रिड्यूस हो रहा है क्या? यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ और तो रिड्यूस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सो आंसर इज 16 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 दैट इक्वल्स टू 27। तो मेरा आंसर आ रहा है 32 अपॉन 27। 32 अपॉन 27 ऑप्शन 4 मुझे सही लगता है, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना था। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट में आया है, एंड क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ करंट I in the electrical circuit as given below when potential at A is equal to the potential at B will be। ऑल राइट, देखिए हमको एक सर्किट गिवन है और बोलता है पॉइंट A की पोटेंशियल जितनी है पॉइंट B की भी सेम पोटेंशियल है, ऐसा हमें कह रहा है। और अगर ऐसा है तो करंट I, यहाँ पर आप I देख सकते हैं, हमें करंट I की वैल्यू बतानी है। और करंट I कौन है? जो इस सेल से हमारी फ्लो हो रही, जो सेल ने यहाँ पर ट्रांसफर किए सर्किट की तरफ, वो हमारी करंट I हमें बतानी है। अब देखो एक बात सुनना ध्यान से, हाँ। ओम्स लॉ कहता है कि अगर आपको किसी भी
ब्रांच में या किसी भी रजिस्टर से करंट को फ्लो कराना है, यू नीड टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। करंट आई होता है V बाई आर, यही हमारा ओम्स लॉ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन करोगे तब जाके करंट फ्लो होगी, नहीं मेंटेन करोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर रजिस्टर के दोनों एंड्स में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमको क्या बोला है, सेम है। मतलब ये जो 30 ओम का रजिस्टर आप देख रहे हो, इसका पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके जो दो एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स की पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, इट विल बी 0। यहाँ पर v पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस v है, बट यहाँ पर a एंड b दोनों की पोटेंशियल सेम है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 0। मतलब इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही। अब अगर इस 30 ओम के रजिस्टर में कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही तो इस सर्किट में कर क्या रहा है, इसको निकाल देते हैं। इसका तो रहना नहीं रहना बात बराबर है, ये रहने के बावजूद भी कोई करंट ड्रॉ नहीं कर पा रहा, तो ये अगर सर्किट में ना होता तो भी क्या फर्क पड़ जाता। और इसीलिए आप इस वाले रजिस्टर को सर्किट से निकाल के अलग कर दो, ऐसा विजुअलाइज कर लो कि ये निकल गया। अब अगर ये निकल गया तो ये 10 ओम एंड ये 20 ओम सीरीज में आ जाएंगे 30 ओम। यहाँ पर आर है और यहाँ पर हमारी 40 ओम की यहाँ पर हमारी एक रजिस्टर है ना। तो यहाँ पर ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये आर और ये 40 ओम है, तो ये दोनों सीरीज में कितने हो गए, 30 हो गए। लेकिन अगर मुझे करंट आई बताना है तो उसके लिए मुझे आर की भी वैल्यू बतानी पड़ेगी, है ना, आर की वैल्यू बतानी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको डेफिनेटली व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज करना पड़ेगा। अब आपको मैं व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को समझा देता हूँ। अगर इस तरह का सर्किट रहा और इसमें ये जो बीच में आप रजिस्टर देख रहे हो, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 हो गई या पोटेंशियल की वैल्यू इसके अक्रॉस सेम हो गई, तब एक इक्वेशन हम यूज करते हैं। और ये इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो या पोटेंशियल की वैल्यू इसके अक्रॉस दोनों जगह पे, दोनों एंड्स पे सेम हो, या इससे कोई करंट फ्लो ना हो, तब हम कहते हैं कि हमारी जो सर्किट है, इसे हम ब्रिज कहते हैं, इसे व्हिटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। और तब हम कहते हैं कि व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। एंड बैलेंस्ड कंडीशन में इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो, इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के सेम होता है। और इस इक्वेशन की मदद से मैं इस आर की वैल्यू को निकाल सकता हूं जो मुझे मालूम नहीं है फिलहाल, है ना। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो तब उस केस में इन दोनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के रेशियो की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इन बैलेंस्ड कंडीशन, क्योंकि सर्किट है हमारी इन बैलेंस्ड कंडीशन, मैं लिख सकता हूँ 10 अपॉन आर मस्ट बी इक्वल टू 20 अपॉन 40। 10 बाई आर की वैल्यू 20 बाई 40 हो जाएगी। तो 20 बाई 40 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 10 दैट इक्वल्स टू 20 ओम। 2 इंटू 10 हमारा 20 ओम हो जाएगा। अब मुझे इसकी रेजिस्टेंस पता चल चुकी है और ये कितनी आई मेरी, 20 ओम आई। अब देखिए मैं आंसर के काफ़ी क्लोज हूँ। अब ये दोनों रजिस्टर्स कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, क्योंकि ये तो निकल चुकी है, तो ये दोनों आगे सीरीज में। सो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, एंड नीचे 20 प्लस 40 कितना हो गया, 60। अब ये ऊपर के दो और ये नीचे के दो कौन से कॉम्बिनेशन में है, ऑब्वियसली पैरेलल में। तो पैरेलल में अगेन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो R1 की जगह में 30 इंटू R2 की जगह में 20 प्लस 40 दैट इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दैट इज 30 प्लस 60 इक्वल्स टू 90। तो 30 3 जा इज 90, 60 बाई 3 इज 20। तो 20 ओम मेरे पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अब बोला है कि करंट आई कितना होगा, तो ये करंट आई कौन ड्रॉ कर रहा है, ये पूरी सर्किट कर रही है। और इस करंट आई की वैल्यू इस बात से डिसाइड होगी कि पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। देन फ्रॉम द ओम्स लॉ जो करंट आई होगी इट विल बी इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, 40, एंड पूरी सर्किट जो करंट ड्रॉ कर रही है आई, उसके रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आ गई, 20। सो 40 बाई 20 इज 2 एम्पियर। तो आंसर इस क्वेश्चन का 2 एम्पियर होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा था इट विल बी, तो इट विल बी 2 एम्पियर, और इसीलिए 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपका ये सवाल भी कंप्लीट होता है। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि टोटल 11 क्वेश्चन आए थे, मैंने बताया था आपको।
ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी के में सारे सवाल जो आए थे हमारे जनवरी अटेम्प्ट 2025 के जेईई के पेपर में वो सारे कंप्लीट होंगे और मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। देखिए क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन अ मटेरियल कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टू हार्वेस्ट द हीट एनर्जी द मटेरियल शुड हैव। ऑल राइट, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक डिवाइस है, उस डिवाइस को हम कहते हैं थर्मोकपल। क्या कहते हैं? हम थर्मोकपल कहते हैं, थर्मोकपल। हालांकि ये आपके सिलेबस से अब नहीं रहा जेईई मेन में, बट सवाल है और आप समझ सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। तो थर्मोकपल में एक प्रिंसिपल को यूज करते हैं जिसे हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं। क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें होता क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं और उन दो अलग अलग एलिमेंट को पैरेलल में कनेक्ट करके दो जंक्शन को फॉर्म किया जाता है। जैसे मान लेते ये मेरा कोई एक एलिमेंट की वायर है और ये मेरी एक सेकेंड एलिमेंट की वायर है, बेसिकली कंडक्टर होंगे। तो यहाँ पर एक ऊपर हमारी एक वायर है, नीचे एक हमारी एक वायर है और यहाँ पर हमारे दो जंक्शन बन गए। इस जंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ ए, इस जंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं बी। इसी को हम थर्मोकपल कहते हैं। सीबेक इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, सीबेक इफेक्ट कहता है कि अगर इन दोनों जंक्शन के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करें हम, अगर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जंक्शन ए एंड जंक्शन बी का टेम्परेचर डिफरेंस एक मेंटेन किया जाए, मतलब इन दोनों को अगर डिफरेंट टेम्परेचर में मेंटेन किया जाए, तब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी मीन्स जंक्शन ए एंड जंक्शन बी के बीच में एक ईएमएफ का डेवलपमेंट होगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेवलपमेंट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस का डेवलपमेंट होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो सीबेक इफेक्ट कहता है कि अगर दो एलिमेंट को या दो मेटल्स को या दो वायर को हम इस तरह से पैरेलल में अरेंज करके दो जंक्शन फॉर्म करें और उनके बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करें, तब ईएमएफ इंड्यूस होके वहां पर करंट फ्लो होती है। इसे हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो पॉइंट ए का टेम्परेचर T1 है एंड पॉइंट बी का टेम्परेचर T2 है, तो या तो T1 को T2 से बड़ा रखना पड़ेगा या T2 को T1 से बड़ा रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हम टेम्परेचर के डिफरेंस से यहाँ पर हीट फ्लो को भी यहाँ पर हम मेंटेन करवा रहे होंगे, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहाँ पर हीट फ्लो भी होगी। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी की बात हो रही है? डेफिनेटली यहाँ पर हीट एनर्जी की बात हो रही है। जब दो पॉइंट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी फ्लो करती है। अब फिर से मैं एक बार सवाल पढ़ता हूँ। द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो यहाँ मेंटेन कर रहे हैं इन अ मटेरियल कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल है। टू हार्वेस्ट द हीट एनर्जी द मेटल शुड हैव। तो बोलता है कि अगर आप इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस मेटल के पास किस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट मीन्स ऑप्शन 1 कहता है लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये बात तो गलत है। क्यों गलत है बताता हूँ। अब अगर लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होगी तो करंट फ्लो हो पाएगा क्या? अगर कंडक्टिविटी कम है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। अब रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो करंट का फ्लो हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप ईएमएफ वहाँ पर डेवलप करवा भी लिए, अगर ईएमएफ वहाँ पर प्रोड्यूस कर भी लिए, तो करंट कहाँ फ्लो हो पाएगी? अब जब करंट ही फ्लो नहीं हो पाएगी तो कहाँ हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल पाएगी? तो हार्वेस्ट हुई कहाँ हमारी हीट एनर्जी? तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है। अब मैं स्टेटमेंट 2 मीन्स ऑप्शन 2 की बात करता हूँ। हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये बात तो सही है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मुझे हाई चाहिए, बट अगर हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर थर्मल कंडक्टिविटी हाई है मतलब वहाँ पर हीट एनर्जी बहुत स्मूथली, बहुत इजीली फ्लो कर पाएगी। और अब अगर मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर मटेरियल का अगर थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, मतलब हीट फ्लो फ्रॉम द एंड एट हाइयर टेम्परेचर टू द एंड एट लोअर टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी का फ्लो है काफ़ी इजीली हो जाएगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। और अब अगर हीट एनर्जी जल्दी फ्लो कर गई तो दोनों जो जंक्शंस हैं वो तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, दोनों के टेम्परेचर की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो भैया फिर तो आप हार्वेस्ट करोगे कैसे ज़्यादा लंबे समय तक? अब डेफिनेटली वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हमारी जो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे हम गेन नहीं कर पाएंगे। मेरी बात शायद आपको समझ में आई होगी। देखिए मैं आपको बता दूं,
कि अगर आप दो पॉइंट्स को डिफरेंट टेम्परेचर में मेंटेन करते हैं तो हाइयर टेम्परेचर वाले एंड से लोअर टेम्परेचर वाले एंड की तरफ हीट एनर्जी फ्लो करती है। और कब तक करेगी? जब तक दोनों एंड्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम गेन ना कर ले। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपको एक बात क्या समझने की ज़रूरत है कि अगर इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हाई हो, अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई हो, तब उस केस में जो भी हीट एनर्जी है फ्रॉम द एंड एट हाइयर टेम्परेचर टू द एंड एट लोअर टेम्परेचर, हीट एनर्जी बहुत इजीली या बहुत जल्दी फ्लो कर जाएगी और दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। मतलब दोनों जंक्शंस सेम टेम्परेचर में आ जाएंगे, और अगर दोनों जंक्शन सेम टेम्परेचर में आ जाएंगे तो अब वहाँ पर ईएमएफ डेवलप होना या इंड्यूस होना बंद हो जाएगी, और इसीलिए स्टेटमेंट मीन्स ऑप्शन 2 भी हम रॉन्ग मानते हैं। मतलब अब तक आपको आंसर समझ में आ गया होगा क्या होना चाहिए। डेफिनेटली आंसर में हमको हाइयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए ताकि करंट फ्लो हो, बट लोअर थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए ताकि हीट एनर्जी बहुत इजीली फ्लो ना करे, बहुत जल्दी दोनों जंक्शंस के बीच में या दोनों एंड्स के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन ना हो जाए, दोनों एंड्स जल्दी सेम टेम्परेचर गेन ना कर जाए और टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन्ड हो। ऑप्शन 3 देखते हैं, लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एकदम करेक्ट आंसर है, लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन के एकदम परफेक्ट आंसर है जो आप देख सकते हैं। और मैं समझता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आई होप 11 के 11 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और इसके थ्रू आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको डेफिनेटली आपकी ड्रीम के ज़्यादा क्लोज पहुँचाएगा। और इसी के साथ आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।